हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब जिन बच्चों के बुक में ये चैप्टर नहीं है उनसे भी मैं कहूंगी कि आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ नाम ना हो, आपकी बुक में इस चैप्टर का नेम नहीं हो, बट ये जो चैप्टर है इसका एप्लीकेशन पूरी अकाउंटिंग में आने वाला है। तो मैंने कहा पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग हम करने वाले हैं ना, आपकी पूरी बुक में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के बिना नहीं हो सकता है। तो प्लीज अगर आपके बुक में ये चैप्टर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर अकाउंट्स आपके पास सब्जेक्ट है तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर आना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग का थ्योरी बेस है वो क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग करने का आधार क्या है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का आधार क्या है। ठीक है, तो देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अब क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, तो देखो फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए देयर कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। तो अगर आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, जो कि ऑब्वियसली बात है आप करोगे ही करोगे, पूरी अकाउंटेंसी में हम यही करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर क्या है कि अगर चैप्टर का नाम नहीं भी है ना, तो भी कहीं ना कहीं हम पूरी अकाउंटेंसी में यही चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं यही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी क्या करनी है, हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या करनी है, अगर हमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। दो क्या है? तरीके हैं। तो टू ब्रॉड अप्रोचेस। ठीक है, और इन तरीकों का नाम क्या है? तो पहला जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो पहला बेस क्या है, हम कैश बेसिस से करें। क्या हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें या तो कैश बेसिस से या फिर अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। तो जो अक्रूवल बेसिस है ना उसका दूसरा नाम है मर्केंटाइल बेसिस, इसीलिए लिखा हुआ है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम बस यही पढ़ने वाले हैं कैश बेसिस से कैसे रिकॉर्ड करते हैं और अक्रूवल बेसिस से कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब पहले हम पढ़ते हैं कैश बेसिस है क्या और कैसे रिकॉर्ड करना है उसमें। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, वी रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो किसी भी इनकम को क्या बोल रहा है ये, किसी भी इनकम को एंड एक्सपेंसेस या किसी भी खर्चे को, तो किसी भी इनकम को या किसी भी खर्चे को। ठीक है, तो अब हम जरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम? एग्जाम्पल। तो हमारी थी एक फर्म, ये क्या है हमारा फर्म है, बिजनेस है। तो हमारी क्या है, किस चीज की शॉप है? स्टेशनरी बोल दो, ये हमारी स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की शॉप है, हम सामान क्या करते हैं, बेचते हैं। हम क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। तो हम सोनू को सामान बेचते हैं। सोनू कोई पर्सन है, हमने सामान बेचा, तो सोल्ड गुड्स टू सोनू। अब क्योंकि नाम लिखा है कि सोनू को गुड्स बेचे है, इसका मतलब किस पे? ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे क्या किया, सोनू को गुड्स बेचे। ऑफ रुपीज, कितने रुपीज के गुड्स बेचे हमने सोनू को? 2000 रुपीज के। तो हमने सोनू को सेल किए हैं 2000 रुपीज के गुड्स। ठीक है, अब सोनू को 2000 रुपीज के गुड्स सेल करने के बाद हमने किया परचेज। हमने क्या किया है? परचेज। अब परचेज क्या किया हमने? परचेज ₹500 वर्थ ऑफ बुक्स। तो हमने कुछ बुक्स परचेज करी जिनकी कॉस्ट कितनी थी? ₹500। ठीक है, क्या हमने कुछ बुक्स परचेज करी जिनकी कॉस्ट थी ₹500, और सपोज हमने ये परचेज किए अशोक से। किससे परचेज किए? अशोक। तो मिस्टर अशोक नाम से कोई पर्सन था, उससे हमारी स्टेशनरी ने, हमारी शॉप ने क्या किया? परचेज किया 500 की बुक्स, और हमारी स्टेशनरी ने ही क्या किया? सेल किया सोनू को 2000 के गुड्स। ठीक है, अब इतना तो हमको दिख रहा है कि एक जगह फर्म का क्या है, एक चीज है फर्म की इनकम। तो मैं बोल दूं सोनू को जो 2000 के गुड्स हमारी फर्म ने बेचे हैं ना, तो ये 2000 रुपीज क्या है हमारी फर्म के लिए? ये इनकम है। ये 2000 रुपीज क्या है? इनकम है। और जो 500 रुपीज के जो गुड्स हमने, बुक्स खरीदी है हमने, ये भी ऑन क्रेडिट है। ठीक है, ये भी कैसे है? ऑन क्रेडिट। तो हमने जो 500 रुपीज की किताबें खरीदी है मिस्टर अशोक से, तो ये 500 रुपीज हमारे लिए क्या है? मैं बोल दूं हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। तो इतना तो सबको क्लियर होगा कि 500 रुपीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और 2000 रुपीज बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो पहले तो आपको एक्सपेंस और इनकम पहचानना आना चाहिए। अब एक्सपेंस और इनकम आपको पहचाननी आ गई। अब हमने क्योंकि उधार पे ली है, हमने क्यों लिया है? उधार पे लिया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इसकी डेट थी 31 अगस्त,
तो 31 अगस्त के दिन हमने क्या किया, मिस्टर अशोक से क्या किया, हमने 500 की बुक्स खरीदी और 31 अगस्त के दिन ही हमने जो सोनू है उनको क्या किया, हमने कोई भी स्टेशनरी के गुड्स सेल किए, ठीक है, 31 अगस्त को ही, ठीक है। अब बोलो, जब आपने खर्चा किया तो आपने खर्चा किया लेकिन पेमेंट की अभी नहीं, आपने उधार में खरीदा है। और जब आपने इनकम कमाई है तो आपको क्या कैश मिला है, नहीं, अभी आपने क्या उधार पे बेचा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद सोनू आपको पेमेंट करता है, वो करता है 10 सितंबर को सोनू आपको क्या करता है, पेमेंट। 10 सितंबर को सोनू क्या करता है, पेड ₹2000। तो सोनू ने आपको 2000 रुपीज दे दिए 10 सितंबर को। और 10 सितंबर को जब सोनू आपको 2000 रुपीज दे देता है तो आप मिस्टर अशोक को भी क्या देते हो, 10 सितंबर को ही आप क्या दे देते हो, 10 सितंबर को ही आप क्या दे देते हो, तो 10 सितंबर को ही आप उनको दे देते हो पेड ₹500, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ये पूरा चैप्टर ही एग्जिस्टेंस में क्यों आता है, ये चैप्टर इसलिए एग्जिस्टेंस में आता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने खर्चा तो किया 31 अगस्त को, लेकिन आपने 31 अगस्त को सिर्फ खर्चा किया लेकिन पेमेंट किया आपने 10 सितंबर को। कब किया आपने पेमेंट, 10 सितंबर को। तो अब खर्चा आपने 31 अगस्त को किया है लेकिन पेमेंट आपने की है 10 सितंबर को। तो अब ये पूछना है कि आपको बुक्स में रिकॉर्डिंग, जब आप बुक्स में करोगे, जर्नल में जब आप एंट्री करोगे, तो 31 अगस्त को दिखाओगे अपना खर्चा या फिर 10 सितंबर को। तो 31 अगस्त जिस दिन आपने खर्चा किया है या फिर 10 सितंबर जिस दिन आपने खर्चे की पेमेंट करी है, तो किस दिन आप रिकॉर्डिंग करोगे। और वैसे ही इनकम के साथ भी है। इनकम देखो, आपने कमाई तो कब, 31 अगस्त को। कमाई कब, 31 अगस्त को। कमाई मतलब आपने काम कब किया उस इनकम को कमाने के लिए, तो 31 अगस्त को आप काम कर चुके हो, लेकिन आपको रिसीव कब हुई है वो 2000 रुपीज, कब हुए रिसीव, 10 सितंबर को। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप इनकम को या फिर एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे, जिस दिन आपने खर्चा किया, ठीक है। खर्चा करना मतलब कि आपने सर्विस ले ली या फिर गुड्स खरीद लिया, इसे बोलते हैं खर्चा करना, ठीक है। तो जिस दिन आपने खर्चा किया उस दिन रिकॉर्ड करोगे, या जिस दिन आपने कैश की पेमेंट करी उस दिन करोगे, ठीक है। और इनकम में क्या होता है, इनकम कमाना मतलब आपने गुड्स या तो बेच दिए हैं या सर्विस आप दे चुके हो, जिसके बदले में अब आपका राइट एस्टैब्लिश हो चुका है कि आपको सामने वाला पर्सन जिसको आपने गुड्स बेचे हैं या सर्विस दी है, वो सामने वाला पर्सन आपको क्या करेगा, अब पेमेंट करेगा, ठीक है। तो बात यह है, जिस दिन इनकम अर्न की मतलब जिस दिन आपने मेहनत की होगी, ठीक है, जिस दिन आपका राइट टू आस्क फॉर पेमेंट एस्टैब्लिश हुआ होगा, तो जिस दिन आपने मेहनत की उस दिन इनकम को रिकॉर्ड करोगे अपनी जर्नल में, या जिस दिन आपको कैश मिला है उस दिन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको दो तरीकों से, कैश बेसिस से और अक्रूअल बेसिस से। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, तो हम चलते हैं कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस क्या बोल रहा है, किसी भी इनकम को या फिर किसी भी एक्सपेंस को हम कब करते हैं, ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब व्हेन कैश एक्चुअली चेंजेस हैंड्स, जब कैश असल में हाथ चेंज करते हैं। चेंजेस हैंड्स का क्या मतलब है, एक हाथ से दूसरे हाथ में कैश का जाना, इसको बोलते हैं कैश ने हाथ क्या किए, चेंज किए, ठीक है। कैश चेंजेस हैंड्स बोलते हैं इसको। अब व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, तो कैश चेंजेस हैंड्स का सिंपल सा मीनिंग है कि जब असल में आप कैश पे कर रहे हो तो उस दिन अपने खर्चे को रिकॉर्ड करो, या फिर जिस दिन आप असल में कैश रिसीव कर रहे हो उस दिन अपनी इनकम को रिकॉर्ड करो। ये एक बात कौन बोलता है आपको, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब मुझे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम की डेट बता दो, इनकम कौन से दिन रिकॉर्ड करूंगी मैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो आप बताओ कैश आपको सच में किस दिन मिला है, कैश रिसीव कब हुआ है, 10 सितंबर को। कैश कब रिसीव हुआ है, 10 सितंबर को। तो मैं 31 अगस्त को ना रिकॉर्ड करके 10 सितंबर को रिकॉर्ड करूंगी कि मुझे 2000 की इनकम रिसीव हुई है। तो मैं इनकम कब रिकॉर्ड करूंगी, 10 सितंबर को 2000 रुपीज की इनकम में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। अब एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करूंगी, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना है कब, तो देखो आपने खर्चा पे किस दिन किया, खर्चा तो आपने 31 अगस्त को किया, पर पे किस दिन किया आपने, 10 सितंबर को। तो खर्चा भी मैं 10 सितंबर को ही रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। अच्छा मैम जरूरी है क्या हमारे खर्चा करने की डेट और इनकम की डेट सेम हो, नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल में आपको सिंप्लिसिटी रही, आप डेट्स में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने दोनों को सेम डेट पे आपको दिखाया कि कैश पे भी उस दिन क्या है और आपको कैश रिसीव भी उस दिन हुआ है, ठीक है। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होगा कि सेम डेट हो, ठीक है। और हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैश रिसीव जिस दिन हो रहा है उस दिन इनकम रिकॉर्ड करो, और कैश पे जिस दिन करो उस दिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये था हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हम चलते हैं कैश बेसिस के बाद
अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलते हैं। अब अक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपसे फिर पूछता है कि हम इनकम किस दिन रिकॉर्ड करें और हम खर्चा किस दिन रिकॉर्ड करें। तो अक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक बात बोलूं, आप लोग ना पहले ही थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो, उसमें अक्रूअल बेस पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था, अक्रूअल का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या बोला था, तो सेम है यहाँ पर भी वो। ठीक है, तो वी रिकॉर्ड रेवेन्यूज या फिर बोल लूं मैं इनकम। तो आप किसी भी इनकम या रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हो, व्हेन दे आर अर्नड, जब आप किसी भी रेवेन्यू को या इनकम को अर्न करते हो। तो अर्न करते हो मतलब जब आप मेहनत करते हो। ठीक है, तो सपोज मैंने सामान आज बेचा, तो मैंने मेहनत आज कर दी, तो आज मुझे कैश मिला या नहीं मिला, मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगी कि मेरी इनकम तो मैंने अर्न कर ली है, इनकम अर्न कर लिया, तो मैं आज ही अपनी बुक्स में इनकम दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो व्हेन दे आर अर्नड, तो जब वो अर्न करी जा रही है, एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, और खर्चों को कब रिकॉर्ड करना है, खर्चों को कब रिकॉर्ड करना है, जब वो इनकर किए जा रहे हैं। तो इनकर करना मतलब जिस दिन आप खर्चा कर रहे हो, तो या तो आपने गुड्स खरीदे होंगे तो आपने खर्चा किया, भले आपने पेमेंट नहीं की पर खर्चा तो किया ना, आपने गुड्स खरीद लिए, या फिर आपने क्या ली, सर्विस ले ली। सपोज आप बार्बर शॉप पे जाते हो और वहाँ पे बाल कटाते हो, तो आपने बाल कटाई, सर्विस ले लिया आपने, तो मैं बोलता हूँ आपने कॉस्ट इनकर कर ली, अब बार्बर का राइट टू आस्क यू फॉर पेमेंट स्टैब्लिश हो गया। बार्बर का हक है ना, वो आपको बोल सकते हैं कि मेरे पैसे लाओ, क्योंकि बार्बर आपको क्या दे चुका है, ऑलरेडी सर्विस दे चुका है। ठीक है, तो जिस दिन आप कॉस्ट इनकर करते हो, इसका मतलब क्या है, जिस दिन आप खर्चा करते हो, पेमेंट करते हो ये नहीं है। कॉस्ट इनकर मतलब आप सिर्फ और सिर्फ खर्चा कर रहे हो। अब पेमेंट कब कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो अलग बात है। ठीक है, तो कॉस्ट एक्सपेंस को भी जिस दिन आप इनकर करते हो ना, इनकर मतलब खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। मतलब मैं बोल दो आपने या तो गुड्स खरीद लिया होगा या तो सर्विस ले ली होगी, तो जिस दिन आप या तो गुड्स लोगे या तो सर्विस लोगे, उसे बोलेंगे हम कि उस दिन आपने कॉस्ट क्या की, इनकर किया। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश एक्चुअली इज रिसीव्ड और पेड, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता है रिगार्डलेस कि कैश असल में कब आपको रिसीव हुआ है या फिर कब आपने पे किया है। तो सिंपल सी बात, अक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि कोई भी अगर इनकम या रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में, तो किसी भी इनकम या रेवेन्यू को आप कब रिकॉर्ड करोगे, जिस दिन आप वो अर्न कर लोगे, जिस दिन आप मेहनत कर लोगे। ठीक है, तो जिस दिन अर्न कर लिया रिकॉर्ड कर लो। और कॉस्ट को कब रिकॉर्ड करोगे, तो जिस दिन आपने खर्चा क्या कर लिया, इनकर कर दिया, खर्चा इनकर कर दिया, पेमेंट करी है नहीं करी है फर्क नहीं पड़ता, आपने खर्चा कर लिया, आपने गुड्स खरीद लिया या फिर आपने सर्विस ले ली, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो अपने खर्चे की तरफ, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सेम एग्जांपल को अब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से देखते हैं। तो अब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नजरिए से मुझे बताओ कि हमारी जो इनकम थी वो अर्न कब हुई थी। तो मैं बोल दूं 31 अगस्त को हमारी इनकम अर्न हुई थी, क्योंकि हमने गुड्स कब बेचे थे सोनू को, 31 अगस्त को, और 10 सितंबर को हमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मिला था। 10 सितंबर को हमको सोनू से क्या मिला था, पेमेंट मिला था। तो अब अक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हमने 10 सितंबर को किया था। देखो इनकम हमने रिकॉर्ड कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कब किया था, 10 सितंबर को। लेकिन अब अक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग हम अपनी इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे, तो अक्रूअल बेसिस बोलता है जिस दिन आपने अर्न करी है। तो हमने अर्न कब करी थी, 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को 2000 रुपीज हमने क्या कर लिए थे, इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि हमने अर्न कर ली थी। अब हम चलते हैं इनकम के बाद एक्सपेंस किस दिन रिकॉर्ड करें हम, तो एक्सपेंस का भी जिस दिन आपने एक्सपेंस इनकर किया। खर्चा किस दिन किया, तो देखो एग्जांपल देखो, खर्चा आपने खर्चा कब किया, जब आपने परचेज की 500 की किताबें। तो 500 रुपए की जब आपने किताबें खरीदी हैं, तो मैं बोलता हूँ आपने उस दिन खर्चा किया है। तो खर्चा क्योंकि 500 की किताबें आपने जिस दिन खरीदी वो क्या आपने 31 अगस्त को। तो अक्रूअल बोलता है कब आपको आपने पेमेंट दी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कैश कब पे हो रहा है या कब रिसीव हो रहा है, अक्रूअल को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अक्रूअल क्या बोल रहा है, आपने खर्चा 31 अगस्त को किया है ना, तो बस 31 अगस्त को ही आप क्या उसे अपनी किताबों में एक्सपेंस दिखा दो। तो ये था आपका क्या, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या था, सिंपली अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस में आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अक्रूअल बेसिस बोलता है जब आप इनकम अर्न करते हो रिकॉर्ड कर लो, जब आप एक्सपेंस इनकर करते हो आप रिकॉर्ड कर लो। अब इनकम अर्न करने को क्या, इनकम को अर्न करने को एक वर्ड बोला जाता है जो है अक्रूड। क्या बोला जाता है, अक्रूड। तो इनकम के साथ ना हमेशा अक्रूड वर्ड यूज किया जाता है। इनकम के साथ हमेशा क्या, अक्रूड वर्ड यूज किया जाता है। और कॉस्ट या एक्सपेंस के साथ हमेशा इनकर वर्ड यूज किया जाता है। तो कॉस्ट या एक्सपेंस इनकर करना मतलब खर्चा करना, और इनकम अक्रू करना या अक्रूड, इनकम अक्रूड या इनकम अक्रू करने का मतलब होता है अर्नड। तो इनकम अर्न करने को इनकम अक्रूड बोलते हैं और खर्चा करने को बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड या फिर एक्सपेंस इनकर्ड।
अब क्योंकि अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, क्या अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो इसकी वजह से तो पहले बोलता क्या है, यू अर्नड इट, आपने अर्न कर लिया ना, रिकॉर्डेड, उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, इवन इफ कस्टमर हैजंट पेड येट, हालांकि अभी तक आपके कस्टमर ने आपको पे नहीं किया है पर आपने अर्न कर लिया तो आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। यू यूज इट, आपने यूज कर लिया, यूज करना मतलब आपने इनकर कर लिया किसी खर्चे को इनकर कर लिया मतलब किसी खर्चे को खर्च कर लिया, तो आपने खर्च कर लिया तो रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लो उसे, इवन इफ यू हैवंट बीन पेड द बिल येट, तो हालांकि आपने अभी तक बिल पे नहीं किया है, मतलब आपने जो सर्विस ली उसकी पेमेंट नहीं की है, या फिर आपने जो गुड्स खरीदे उसकी पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तब भी आप उसको रिकॉर्ड कर लो क्योंकि आपने खर्चा तो कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये आप अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अक्रूअल बेसिस इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस, तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो हर एक कंपनी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, तो पहली बात कंपनीज एक्ट 2013 है क्या, तो देखो 2013 तो है उसका ईयर जब वो लॉ, मतलब जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं वो लॉ बना होगा, ठीक है, या उसमें अमेंडमेंट आए होंगे, वो है, तो जब वो लॉ बना है तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो एक्ट बना, अब एक्ट क्या होता है, लॉ होता है, कानून बनता है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून बनता है, तो वैसे ही हर कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है, हर एक कंपनी पे लागू होता है वो, ठीक है। तो इंडिया में जो जितनी भी कंपनीज है सब पे क्या लागू होगा, कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि सारी की सारी कंपनीज रिक्वायर्ड हैं कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कैसे मेंटेन करनी है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो अब आपको समझ आया ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि कानून लॉ क्या बोल रहा है कि आपको अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। तो मैम हमें कैश बेसिस क्यों सिखा रहे हो, देखो कैश बेसिस होता है बहुत सिंपल, बहुत ईजी, ठीक है, अक्रूअल बेसिस डिफिकल्ट नहीं है, बट यह है कि कैश बेसिस में पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो, तो ज्यादा झंझट नहीं होती है, बच्चों को इजी लगता है वो, ठीक है। बट अक्रूअल में, क्योंकि अक्रूअल में ना थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है, कॉमन सेंस होता है उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है, और कॉमन सेंस ज्यादा कॉमन होता नहीं है बच्चों में, तो इसीलिए इस वजह से उनको अक्रूअल बेसिस थोड़ा दिक्कत देता है, ठीक है। खैर दिक्कत नहीं होगी अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो अलग बात है। पर देखो कैश बेसिस हम इसलिए पढ़ते हैं, जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको, ठीक है, अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना लोग कौन कौन से मेथड यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो अक्रूअल बेसिस तो क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा कि अगर वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है तो आपको अक्रूअल बेसिस से फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कैश बेसिस से करो, तभी आपको कैश बेसिस यूज करना है, वरना हम हमेशा कौन सा बेसिस यूज करते हैं, अक्रूअल बेसिस। क्यों, क्योंकि हर एक कंपनी को मैंडेटरी है ना, तो अब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो किसकी कर रहे होंगे, बिजनेस की, फर्म की, उसकी तो अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अब मैंडेटरी है उनको क्या कि आप अक्रूअल बेसिस ही फॉलो करो, इसीलिए हम अक्रूअल बेसिस को अब आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ना है मैम इसमें, तो देखो फॉलोइंग मेंशन्ड टर्म्स विल अपीयर व्हेन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। तो जब भी आप अकाउंटिंग का अक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हो ना, तो कुछ टर्म्स हैं जो अब एग्जिस्टेंस में आती है। कैसे टर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, तो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैश बेसिस में वो टर्म्स रेलेवेंट नहीं होंगे क्योंकि अक्रूअल बेसिस होता है, इसीलिए उन टर्म्स का जन्म हुआ, वरना तो वो टर्म्स होते ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सोचो सपोज आप क्या हो, आपका एक बिजनेस वाले हो, आप क्या हो, बिजनेस वाले हो, ठीक है, बिजनेस वाले हो। अब आपको क्या करना था, आपने सामान खरीदा, क्या क्या आपने सामान खरीदा, तो आपने सामान खरीदा कब, परचेज्ड गुड्स ऑन 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को आपने क्या किया था, गुड्स परचेज किए थे। ये आपकी फर्म है, ये आपकी स्टेशनरी की शॉप है, सॉरी फर्म नहीं है, ये आपकी स्टेशनरी की शॉप है, या कोई भी बिजनेस आपका बोल लो, तो ये आपकी स्टेशनरी शॉप है और आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूं मिस्टर सोनू से, मिस्टर सोनू से आपने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किया है। अब आपने मिस्टर सोनू से गुड्स परचेज किए हैं 20 अगस्त को, तो मुझे बताओ अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं 20 अगस्त को, तो आपको 20 अगस्त को ही मिस्टर सोनू को क्या कर देनी चाहिए थी, पेमेंट करनी चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट करनी चाहिए थी, आपको 20 अगस्त को पेमेंट करनी चाहिए थी, पर आपने की नहीं, क्योंकि आपने कैसे लिया है, ऑन क्रेडिट लिया है। आपने क्या लिया है, ऑन क्रेडिट। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है,
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो आपको करने चाहिए थे पर आपने किए नहीं। तो मैं बोल लूँ आपने गुड्स खरीदे ना 28 अगस्त को ऑन क्रेडिट, और वो कितने रुपीस के थे, आपने ना 5000 के गुड्स खरीदे थे उधार पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 5000 रुपये खर्चा आपको कर देना चाहिए था अभी तक, पर आपने किया नहीं है। तो इस खर्चे को, तो जो खर्चा आपको करना चाहिए था पर कर देना चाहिए था पर अभी तक आपने किया नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो मैं बोल दूं खर्चा तो कर दिया आपने पर पेमेंट नहीं की, तो ऐसा खर्चा जो आप कर चुके हो लेकिन उसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है, तो उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम क्या बोलते हैं उनको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये 5000 रुपये, ये इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी अभी तक पर आपने करी नहीं, तो खर्चा तो कर लिया आपने पर आपने इसकी पेमेंट नहीं की। तो ऐसा खर्चा जो आपने खर्च तो कर लिया लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखो, दे आर दोज एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर आप कर चुके हो, बट हैव नॉट येट बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन आपने खर्चा तो कर लिया है लेकिन आपने अभी तक इसकी क्या नहीं की, पेमेंट नहीं की, तो इसीलिए इस एक्सपेंस को हम क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब जरा सोच के मुझे बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ऐसा खर्चा जो आप खर्च कर चुके हो पर पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो अगर आप खर्च कर चुके हो और पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो हम बोलो फ्यूचर में बिजनेस ने पैसा देना है, किसी का पेमेंट करनी है ना बिजनेस ने, तो बिजनेस से फ्यूचर में पैसा जाएगा, पैसा देना है बिजनेस ने किसी का। तो अगर बिजनेस ने किसी का पैसा फ्यूचर में देना है तो इसे हम लायबिलिटी बोलते हैं लायबिलिटी। तो देखो, इन द बैलेंस शीट दे आर शोन एज लायबिलिटी। अब मैम लायबिलिटी बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ये समझ में आया, बट बैलेंस शीट क्या हुआ और बैलेंस शीट में शोन एज लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ। तो बैलेंस शीट एक टेबुलर फॉर्मेट है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, एक फॉर्मेट है, इसकी 2 साइड्स होती है। तो एक साइड होती है लायबिलिटी, लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटी, और राइट साइड होती है असेट्स, ठीक है। तो लायबिलिटीज और असेट्स 2 साइड होती हैं किसकी, बैलेंस शीट की, ठीक है। तो लायबिलिटीज और असेट्स ये क्या होती है, बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो वो जब बोल रहे हैं शोन एज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी की तरह दिखाना है, तो जो लायबिलिटी वाला कॉलम है उसके नीचे लिख देते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसी को बोल रहा है वो शोन एज लायबिलिटी। तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी के तौर पे दिखा दिया, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी के नीचे लिखना होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। तो जितनी भी लायबिलिटीज है ना उसके नीचे लायबिलिटीज लिखनी होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि एक लायबिलिटी है, इसीलिए उस लायबिलिटी का नाम मैं लायबिलिटीज वाले कॉलम में लिख दूंगी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यही वो लाइन बोलना जा रहा है। तो इससे हमें इतना क्लियर है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो खर्चे जो आप खर्च कर चुके हो, वो खर्चे जो बिजनेस खर्च कर चुका है लेकिन बस अभी तक बिजनेस ने क्या नहीं करी है, पेमेंट नहीं करी है। तो मैं बोल दूं ये बिजनेस की देनदारी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लायबिलिटी, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी वाले कॉलम में हमेशा दिखेगा। अच्छा, कंफ्यूजन होती है कि लायबिलिटी लेफ्ट साइड आएगा या असेट, तो एल फॉर लायबिलिटी, एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो आई होप इससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आउटस्टैंडिंग, अब सवाल क्या आता है, तो ये बताओ कैश बेसिस या फिर अक्रूअल बेसिस कैसे इनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। कैश बेसिस या अक्रूअल बेसिस कैसे इनको ट्रीट करेंगे। अब कैश बेसिस सोचो, कैश बेसिस क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, तो सोच के देखो कैश बेसिस क्या बोलता है रिकॉर्ड करने के लिए, क्या आपने इनकम है तो क्या आपने कैश रिसीव कर लिया तो रिकॉर्ड करो, और एक्सपेंस है तो कैश पे कर दिया तो रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस तो यही बोलता है। तो बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहली बात इनकम है या एक्सपेंस है, ऑब्वियस सी बात है खर्चा है, एक्सपेंस है। अब बोला एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर दिया आपने, कैश दे दिया आपने, नहीं दिया है ना, कैश नहीं दिया है, तो बताओ कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। कैश बेसिस क्या बोलेगा, जिस दिन पे करोगे ना उस दिन रिकॉर्ड करूंगा, अभी नहीं करूंगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, इनकम है तो अक्रू कर ली है तो रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस है इनकर कर लिया है तो रिकॉर्ड करो। तो पहली बात बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, इनकम नहीं है। तो अब एक्सपेंस के लिए अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, अक्रूअल बेसिस कहता है एक्सपेंस के लिए कि एक्सपेंस है तो आप ये बताओ आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया है, एक्सपेंस इनकर मतलब खर्च कर लिया आपने, खर्चा कर लिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है ना, खर्चा तो कर लिया आपने, गुड्स तो खरीद लिए थे, लेकिन क्या आपने पेमेंट करी है, नहीं। तो उससे फर्क पड़ता है अक्रूअल बेसिस को, नहीं। अक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा, देखो आपने खर्चा कर लिया ना, ठीक है रिकॉर्ड कर लो। अक्रूअल बेसिस तो इतना ही बोलेगा। तो कैश बेसिस, तो देख लेते हैं हम, कैश बेसिस विल नॉट रिकॉर्ड इट एज एक्सपेंस बिकॉज कैश इज नॉट पेड येट। अभी तक आपने क्या नहीं किया है, कैश को पे नहीं किया है, इसीलिए कैश बेसिस तो इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला, इसको किसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, ठीक है। और अक्रूअल बेसिस क्या, अक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करेगा तो विल रिकॉर्ड इट एज एक्सपेंस हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड।
तो हाँ, अक्रूअल बेसिस इसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि एक्सपेंस पहले ही इनकर कर चुके हो आप, एक्सपेंस इनकर कर चुके हो तो रिकॉर्ड कर लो। अक्रूअल का तो यही रूल है। तो आई होप आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ आया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और अक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब सपोज आपने क्या किया है, खर्चा किया है। आपने सपोज क्या किया है, खर्चा किया है। ठीक है, तो आपने सपोज खर्चा किया है। ठीक है, बिजनेस है आपका, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, बिजनेस है, फर्म है, स्टेशनरी है। चलो स्टेशनरी ही मान लेते हैं आज के लिए हम। तो हमारा ये बिजनेस है। ठीक है, अब हमने मिस्टर अशोक से सामान खरीदना था, तो हम मिस्टर अशोक के पास जाते हैं और हम कहते हैं मिस्टर अशोक हमें ना आपसे 10 सितंबर को या 5 सितंबर बोल देते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को सामान खरीदना है। तो मिस्टर अशोक ने कहा ठीक है, ले लेना। तो वो कहता है सामान तो हमने 5 सितंबर को खरीदना है, लेकिन एक काम करो, हम पैसे अभी दे रहे हैं। पैसे क्या? अभी दे रहे हैं। तो उन्होंने पे किया मिस्टर अशोक को, क्या? पेड कैश ₹2000। तो 2000 उन्होंने मिस्टर अशोक को दे दिए, हमने दे दिए स्टेशनरी वालों ने। स्टेशनरी ने क्या कर दिया, मिस्टर अशोक को, स्टेशनरी शॉप ने क्या कर लिया, मिस्टर अशोक को क्या दे दिया, 2000 रुपये कैश दे दिया और कहा सामान तो मैं 5 सितंबर को ले जाऊंगा खरीद करके। ठीक है, पर अभी के लिए मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं बोल दूं जब मिस्टर अशोक से स्टेशनरी सामान खरीदेगी तो वो स्टेशनरी के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। गुड्स खरीदना क्या है, स्टेशनरी के लिए एक्सपेंस। तो क्या ये एक्सपेंस अभी तक स्टेशनरी ने किया है? नहीं, एक्सपेंस नहीं किया, पर बोला मैं फ्यूचर में करूंगी एक्सपेंस, इसीलिए पहले ही क्या दे रही हूँ, पेमेंट दे रही हूँ। तो स्टेशनरी शॉप ने क्या कहा, मैं फ्यूचर में एक्सपेंस करने वाली हूँ, इसीलिए अभी एडवांस में आपको क्या दे रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। एडवांस में क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट आप एडवांस में कर चुके हो उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किन्हें बोलते हैं, दे आर दोज एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं विच हैव बीन पेड इन एडवांस। तो मैंने कहा था ना, ये वो खर्चे हैं जिनकी पेमेंट आप एडवांस में ही कर चुके हो, पहले ही कर चुके हो। तो आपने अभी तक ये खर्चा नहीं किया है, खर्चा क्या नहीं किया, इनकर नहीं किया है, पर पेमेंट आप एडवांस में कर चुके हो, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड मतलब पहले ही, प्री मतलब पहले और पेड मतलब पहले ही पे कर चुके हो। तो अभी तक आपने खर्चा तो नहीं किया, पर आपने क्या कर लिया, पहले इसकी पेमेंट कर चुके हो। तो बैलेंस शीट में इन्हें कैसे दिखाया जाता है, असेट की तरह। तो असेट की तरह मैं बोल दूं, आप ऐसा खर्चा जो आपने किया नहीं है पर आपने पहले ही पेमेंट दे दी। अब मुझे बताओ, फ्यूचर में आपको मिस्टर अशोक गुड्स देंगे, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आपने अभी क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया है, आपने पेमेंट अभी कर दिया ना, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया आपने। तो अब फ्यूचर में मिस्टर अशोक आपको क्या देने वाले हैं, अमाउंट देने वाले हैं। अब फ्यूचर में अगर आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो इसे हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं, असेट बोलते हैं। तो इसीलिए जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, असेट। अब वो हमारे असेट होते हैं तो बैलेंस शीट में जो असेट वाला कॉलम होता है उसके नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिखेंगे हम। ठीक है, उसके नीचे क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिखेंगे। तो अभी बैलेंस शीट से हम लोगों को मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा। तो पहली बात, तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब है तो क्या, ये खर्चा। तो अब बताओ खर्चे के लिए क्या रूल था कैश बेसिस का। तो कैश बेसिस ने क्या कहा, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो रिकॉर्ड कर लो। अब मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंस में क्या आप पेमेंट कर चुके हो, ऑब्वियस सी बात है कर चुके हो, इसीलिए तो प्रीपेड पे कर चुके हो आप, तो पेमेंट कर चुके हो। तो कैश बेसिस क्या बोलेगा, इसको रिकॉर्ड कर लो। क्या बोलेगा कैश बेसिस, इसको रिकॉर्ड कर लो। अब चलते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस से पूछो, अक्रूवल बेसिस क्या आप प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे। तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, पहली बात बताओ इनकम है या एक्सपेंस है। तो आपने क्या बोला, एक्सपेंस है। अब बताओ एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड करे या नहीं करे, इसके लिए क्या रूल था। तो अक्रूवल बेसिस बोलता है इनकम अगर आप क्या कर चुके, अक्रू कर लिया आपने, इनकम अगर आपने अक्रू कर ली है तो आप क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। अब ये इनकम तो है नहीं, तो एक्सपेंस पे चलते हैं हम। तो अब एक्सपेंस के लिए क्या रूल था अक्रूवल बेसिस का। तो अक्रूवल बेसिस एक्सपेंस के लिए क्या बोलता है, अगर आप खर्चा कर चुके हो, तो क्या आप खर्चा कर चुके हो, तो मुझे बताओ क्या आप गुड्स खरीद चुके हो या क्या आप सर्विसेज ले चुके हो। नहीं, आपने क्या बोला, हम बाद में लेंगे, गुड्स बाद में खरीदेंगे, सर्विस बाद में लेंगे, इसीलिए तो प्रीपेड एक्सपेंस बोल रहे हैं। तो अभी तक मैं बोल रहा हूँ आपने कॉस्ट इनकर ही नहीं की है, आपने खर्चा ही नहीं किया। तो बताओ अगर आपने खर्चा नहीं किया है
तो अक्रूवल बेसिस कैसे रिकॉर्ड करेगा, बताओ, करेगा अक्रूवल बेसिस? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देख लेते हैं कैश बेसिस क्या रिकॉर्ड करेगा। तो हमने क्या बोला था, कैश बेसिस विल रिकॉर्ड इट एज कैश इज ऑलरेडी पेड, क्योंकि कैश पे हो चुका है इसलिए कैश बेसिस तो रिकॉर्ड करेगा, बट अक्रूवल बेसिस नहीं करेगा, विल नॉट रिकॉर्ड इट एज एक्सपेंस, बिकॉज क्योंकि अभी तक एक्सपेंस क्या नहीं, एज एक्सपेंस इज नॉट इनकर्ड येट, अभी तक एक्सपेंस इनकर ही नहीं हुआ है। तो क्योंकि अभी तक आपने एक्सपेंस को इनकर नहीं किया है, खर्च नहीं किया है, खर्चा नहीं किया है, तो इसीलिए अक्रूवल बेसिस तो प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा अक्रूड इनकम। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम क्या होता है, तो अक्रूड मतलब जो आप कमा चुके हो, इनकम मतलब इनकम, तो ऐसी इनकम जो आप कमा चुके हो। ठीक है, तो इट इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में ऐसी इनकम जो आपने क्या कर ली है, अर्न कर ली है, बट हैज नॉट येट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। अब ये, लेकिन ये अभी तक क्या नहीं हुई है, पेमेंट के लिए ड्यू नहीं हुए है। तो ड्यू फॉर पेमेंट का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या लेंगे, देखो एक स्टेशनरी शॉप है, वहाँ पे ओनर है और उसके कुछ एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, वो साथ में हेल्प करने के लिए होते हैं ना, तो कुछ एम्प्लॉयज हैं स्टेशनरी शॉप में। अब मुझे एक बात बताओ, खर्च इनकम को अक्रू करना मतलब कि आप मेहनत कर चुके हो। अब वो पर्सन जाता है और वो 1 महीना वहाँ पे शॉप पे काम करता है। ठीक है, तो 1 महीना शॉप पे काम कर रहा है। अब 1 महीना नहीं हुआ, अभी उसे अगस्त के महीने में जाता है वो शॉप पे। ठीक है, और काम करना शुरू करता है एक एम्प्लॉय। अब वो एम्प्लॉय काम करना शुरू करता है और 1 अगस्त को काम करता है, पूरे दिन भर काम करते हैं, सुबह से लेकर के इवनिंग तक पूरी अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता है। अब वो जाता है अपने स्टेशनरी शॉप के ओनर के पास और बोलता है, बॉस मेरा आज के दिन का इनकम मैंने अक्रू कर लिया है, आप मुझे आज के दिन की पेमेंट दे दो। तो आप मुझे बताओ, सैलरी क्या एम्प्लॉय सैलरी को हर दिन वो अक्रू कर रहे हैं, सैलरी मैं बोलूँ हर दिन वो काम कर रहे हैं तो सैलरी अक्रू कर रहे हैं, सैलरी कमा तो रहा है ना, तो क्या वो बोल भी सकता है कि मुझे सैलरी दे दो? तो 1 तारीख को बोल सकता है मुझे सैलरी दे दो, बोल सकता है? या सिर्फ स्टेशनरी शॉप का एम्प्लॉय ही क्यों, किसी भी जगह का एम्प्लॉय क्या अपने ओनर को बोल सकता है कि मैंने 1 तारीख का पूरा काम कर लिया, मुझे सैलरी दे दो? या बोल सकता है 15 को, बोल सकता है महीने की 15 तारीख को कि मुझे सैलरी दे दो क्योंकि मैंने काम कर लिया है 15 दिनों का? ऐसा बोल सकता है? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है सैलरी और अक्रू तो रोज होगी, सैलरी क्या होगी, अक्रू तो रोज होगी, अर्न तो रोज होगी। लेकिन मैं बोल दूं जो पेमेंट है ना, पेमेंट जब 31 अगस्त आएगा, तो मैं बोलूंगी पेमेंट के लिए इस दिन वो एम्प्लॉय जाके 31 अगस्त को अपने बॉस को क्या बोल सकता है कि बॉस मैं 1 महीना काम कर चुका हूँ, मेरी सैलरी अक्रू हो चुकी है और आज मेरी सैलरी क्या हो चुकी है, ड्यू फॉर पेमेंट, तो आप मुझे पेमेंट कर दो। तो ड्यू फॉर पेमेंट और अक्रू होने में क्या डिफरेंस है? अक्रू मतलब कि आपने अर्न कर लिया, कमा लिया, लेकिन ड्यू फॉर पेमेंट मतलब अभी तक आपका हक नहीं बना है कि आप पेमेंट मांगो। ठीक है, अभी तक क्या नहीं हुआ है, राइट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि आप पेमेंट मांगो। तो ड्यू फॉर पेमेंट मतलब अभी तक पेमेंट मिलेगी, मतलब मिलने की डेट नहीं आई है, तो ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट मिलने की डेट। अब ड्यू फॉर पेमेंट देखो, पेमेंट मिलने की मतलब स्टेशनरी के लिए तो पेमेंट देने की डेट। ठीक है, तो ड्यू फॉर पेमेंट होना मतलब पेमेंट देने की डेट आना। ठीक है, तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के घर में बिजली का बिल, ठीक है, तो बिजली का बिल कैसा होता होगा, पहले आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं बोल दूं कॉस्ट तो इनकर आप रोज कर रहे हो, लेकिन ड्यू फॉर पेमेंट कब होगी, मंथ एंड में। तो ऐसा ही होगा ना, मंथ एंड में, जब मंथ एंड आएगा तभी आप महीने भर का बिल पे करोगे। तो ड्यू फॉर पेमेंट अलग होता है और अक्रू करना या इनकर करना अलग होता है। तो ड्यू फॉर पेमेंट मतलब जिस दिन पेमेंट एक्चुअली आप करोगे या करनी चाहिए, कायदे से जिस दिन आपको पेमेंट करनी चाहिए, उसे बोलते हैं ड्यू फॉर पेमेंट वाली डेट। ठीक है, अब अक्रूड इनकम का क्या मतलब है कि ऐसी इनकम जो आप क्या कर चुके हो, अक्रू कर चुके हो मतलब अर्न कर चुके हो, अक्रू कर चुके हो मतलब ऐसी इनकम जो आप क्या कर चुके हो, अर्न कर चुके हो। तो इट इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो आप ऐसी इनकम जो आप अर्न तो कर चुके हो बट हैज नॉट येट बिकेम ड्यू फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक ये ड्यू फॉर पेमेंट नहीं हुई है। तो हम बोलते हैं अभी 27 या 28वीं तारीख चल रही है आपके काम करने की, इसीलिए अभी तक आप इनकम तो अक्रू कर चुके हो ना, इनकम अक्रू कर चुके हो, बट आपकी सैलरी मिलने की डेट क्या है, ड्यू फॉर पेमेंट की डेट क्या है, 31 अगस्त है। तो देयरफॉर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और इसीलिए आपको सैलरी अभी तक मिली नहीं। तो आप मुझे बताओ जो अक्रूड इनकम है, ठीक है, तो अक्रूड इनकम क्या है, मैं बोल लूँ इनकम जो मैंने अर्न कर चुकी है और मुझे फ्यूचर में इनकम मतलब पैसे मिलेंगे, अब कैश मुझे फ्यूचर में मिलेगा।
तो अक्रूड इनकम फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, तो अक्रूड इनकम को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, असेट। क्या बोलते हैं हम अक्रूड इनकम को, असेट। अब क्योंकि अक्रूड इनकम क्या है, असेट है, तो ये बैलेंस शीट में असेट वाली साइड पे आप असेट वाले कॉलम के नीचे दिखा दोगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अक्रूड इनकम क्या है, आपका असेट है। अक्रूड इनकम आपका क्या है, असेट है। तो मैं बोल लूँ आपके जो शॉप वाले होंगे ना, स्टेशनरी शॉप वाले होंगे या बिजनेस है, वो मेहनत कर चुका होगा, अक्रू कर चुका होगा, पर अभी तक उसको वो इनकम मिली नहीं है क्योंकि अभी तक ड्यू नहीं हुई है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, असेट, क्योंकि फ्यूचर में हमें मेहनत तो हम कर चुके हैं, तो फ्यूचर में पेमेंट मिलना, तो हमारा राइट टू आस्क फॉर पेमेंट क्या है, स्टैब्लिश हो चुका है। तो आई होप अक्रूड इनकम आपको क्लियर होगा। अब सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, कैश बेसिस अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करेगा या नहीं। तो पहले बताओ अक्रूड इनकम एक्सपेंस है या इनकम, क्या है, इनकम है। तो अब पूछो कैश बेसिस आप इनकम कब रिकॉर्ड करोगे, तो कैश बेसिस बोलता है जब मुझे इनकम कैश रिसीव हो जाए तब मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा। तो बताओ अक्रूड इनकम आपको रिसीव हो चुका है, कैश नहीं हुआ है, इसीलिए तो अक्रूड इनकम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो कैश रिसीव नहीं हुआ है तो कैश बेसिस क्या बोलेगा, मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब हम चलते हैं अक्रूवल बेसिस के पास। अब पूछो अक्रूवल बेसिस क्या आप इस इनकम को रिकॉर्ड करोगे, तो अक्रूवल बेसिस बोलता है क्या आप अक्रू कर चुके हो इस इनकम को, क्या अक्रू कमा चुके हो आप इनकम, तो आप क्या बोलोगे, हाँ कमा तो चुका हूँ। तो अक्रूवल बेसिस क्या बोला, कमा चुके हो ना, रिकॉर्ड कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कैश मिला या नहीं। अक्रूवल बेसिस तो पूछेगा भी नहीं कैश मिला या नहीं, अक्रूवल बेसिस ने बस कितना पूछा, आपने इनकम अर्न कर ली, आपने बोला हाँ कर ली, तो अक्रूवल बेसिस ने कहा इसको रिकॉर्ड कर लो। तो देखते हैं हम, तो देखो कैश बेसिस देखो विल नॉट रिकॉर्ड इट, तो कैश बेसिस तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा एज कैश इज नॉट रिसीव्ड येट, क्योंकि अभी तक कैश मिला ही नहीं है, इसीलिए कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट अक्रूवल बेसिस विल रिकॉर्ड इट, लेकिन अक्रूवल बेसिस इसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इनकम पहले से ही अक्रू कर चुका है। तो आपने इनकम क्या कर लिया, अक्रू कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टर्म में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल चुकी है। क्या इस बार पता है एक शॉपकीपर हमारी स्टेशनरी शॉप है, तो अभी आता है हमारे पास किस नाम का, अशोक नाम का पर्सन आता है, वो बोलता है कि ना मैं आपसे ना 5 सितंबर को बुक्स लेके जाऊंगा, क्या मैं आपसे 5 सितंबर को बुक्स लेके जाऊंगा, लेकिन आज 1 सितंबर को मैं आपको ना पेमेंट दे रहा हूँ कि मैं बुक्स तो उस दिन लेके जाऊंगा पर पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ। तो स्टेशनरी वाले के लिए इनकम तो इनकम है वो, क्योंकि पैसे मिल गए और बदले में उसे बुक्स भी देनी है। पर मुझे बताओ वो इनकम कैसी है, एडवांस, क्योंकि वो बुक दे दी उसने, नहीं उसने बुक खरीद लिया क्या कस्टमर ने, नहीं, उसने बस क्या बोला, पैसे अभी ले लो बुक्स बाद में खरीदूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं बोल रहा हूँ आपके स्टेशनरी शॉप को एडवांस में पैसे मिले हैं, जिसकी मेहनत उसे बाद में करनी है, या सर्विस बाद में देनी है, या गुड्स बाद में देना है, तो इसे ही हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या कह रहा है, इट इज एन इनकम, तो ये क्या है, एक इनकम है विच हैज बीन रिसीव्ड, जो कि हमें मिल चुकी है, हमें मतलब बिजनेस को मिल चुकी है, बिफोर इट हैज बीन अर्नड, तो वो अर्न हो उससे पहले ही, अर्न हो मतलब कि आप मेहनत करो, ठीक है। तो आपके मेहनत करने से पहले ही, गुड्स बेचने या सर्विस देने से पहले ही आपको इनकम मिल गई, ठीक है। तो इसलिए आपने अर्न नहीं किया, वो इनकम मिली है, रिसीव किया आपने। तो रिसीव करना और अर्न करना दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो इनकम रिसीव हुई आपको लेकिन अर्न नहीं किया आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड, तो आपने अभी तक गुड्स नहीं बेचे, और सर्विसेज हैव नॉट बीन रेंडर्ड, या आपने सर्विसेज अभी तक क्या नहीं की, दी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इन सर्विसेज हैव नॉट बीन रेंडर्ड मतलब गिवन, ठीक है। तो अभी तक आपने सर्विस क्या नहीं की है, दी नहीं है, ठीक है। इन बैलेंस शीट, अब वो तो छोड़ो, आप बैलेंस शीट का छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि अगर आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, आपको एडवांस में इनकम मिली है, अब बदले में क्या आपकी देनदारी है या आपको मिलना है कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको एडवांस में इनकम मिली है, यानी कि फ्यूचर में आपको या तो गुड्स देने होंगे जिसने आपको इनकम एडवांस में दिया उस पर्सन को, या तो आपको फ्यूचर में उसे कोई सर्विस देनी होगी। तो मैं बोलूँ गुड्स दो या सर्विस दो, दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है, देनदारी है, और देनदारी बिजनेस की हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी है। तो इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब बताओ कैश बेसिस क्या इसे रिकॉर्ड करेगा या नहीं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कैश बेसिस क्या रिकॉर्ड करने वाला है या नहीं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को बताओ कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या है, इनकम है, कैश बेसिस क्या बोल रहा है, कैश मिल गया रिकॉर्ड कर लो, हाँ कैश बेसिस को रिकॉर्ड करेगा। अब अक्रूवल बेसिस की बात पास चलते हैं। तो अक्रूवल बेसिस क्या इसको रिकॉर्ड करेगा, अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, इनकम है, अक्रू हो गई नहीं हुई,
अक्रू हो गई, मेहनत कर लिया आपने, नहीं करी है ना मेहनत, गुड्स दे दिया आपने, सर्विस दे दिया आपने, नहीं दी है, ना तो गुड्स दिए ना तो सर्विस दे, तो बोल अक्रू ही नहीं है ना, तो नहीं मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जिस दिन आप गुड्स दोगे या सर्विस दोगे उस दिन मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा कौन बोलेगा, अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस विल रिकॉर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट अक्रूवल बेसिस विल नॉट रिकॉर्ड इट सिंस इनकम हैज नॉट बीन अक्रूड येट, क्योंकि अभी तक क्या नहीं हुई है, इनकम अक्रू ही नहीं हुई है। तो आई होप आपको सारे 4 के 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम एक समरी कर ले, एक समरी टाइप कर लेते हैं हम, है ना, क्विक रिवीजन, सारे टर्म्स का साथ में क्विक रिवीजन कर लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर क्या है, टर्म्स, ठीक है। अब फिर मैं लिखूंगी कैश बेसिस पहले, तो कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा या नहीं तो बताना है आपने मुझे, और फिर देखना है अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड करेगा या नहीं। तो एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया वो लेक्चर दोबारा से देख ले, ठीक है। अब तो टर्म्स हैं हमारे पास, क्या क्या था, पहला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं O/S करके लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। दूसरा क्या था हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या था हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था हमारे पास, और था हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस था, अक्रूड इनकम थी, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस थी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपको एडवांस में क्या हुई है, इनकम रिसीव हुई है, ठीक है। और क्या था, अक्रूड इनकम। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ऐसे खर्चे जो आपने पेमेंट कर देनी चाहिए थी पर अभी तक पेमेंट नहीं की, कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा। तो जब पेमेंट ही नहीं की है आपने, कैश गया ही नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड करेगा। क्या, तो अक्रूवल बेसिस बोलेगा खर्चा कर लिया, हाँ खर्चा कर लिया, इसीलिए तो जो खर्चा कर लिया पर पेमेंट नहीं की उसी को तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो अक्रूवल बेसिस करेगा, खर्चा कर लिया है तो आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंस आप जो ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो, तो कैश बेसिस क्या बोलेगा, पेमेंट कर दिया ना तो रिकॉर्ड कर दो। अब अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी तक तो आपने खर्चा क्या नहीं किया, इनकर ही नहीं किया, खर्चा ही नहीं किया, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अक्रूवल बेसिस में। फिर अक्रूड इनकम क्या बोलता है, तो अक्रूड इनकम बोलता है क्या कि आपने इनकम क्या कर ली, अक्रू कर लिया, अर्न कर लिया आपने इनकम। तो बताओ आपने अक्रूड इनकम में इनकम अर्न कर लिया, हाँ, तो अक्रूवल बेसिस तो बोलेगा अक्रू कर लिया तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बट कैश बेसिस क्या बोलेगा, इनकम मिल गई आपको, नहीं तो बस रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा, कैश नहीं मिला आपको। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो बोलो कैश बेसिस क्या पूछेगा, कैश मिल गया ना आपको तो रिकॉर्ड कर लो, बट अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अभी तक तो आपने क्या नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, तो ये इनकम अक्रू थोड़े ना किया आपने, तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलेगा, आपने अक्रू नहीं किया तो मैं इसको क्या नहीं करने वाला, रिकॉर्ड नहीं करने वाला। तो एग्जाम के लिए ऐसा समरी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। अब पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है आपको बस ये समरी टेबल देखनी है, ठीक है। तो आई होप अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ आया हो। अब समझ आया है या नहीं ये जानने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ रिटेल बिजनेस, एक रिटेल बिजनेस है, ठीक है। रिटेल वर्ड का मीनिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जानना ही है तो देखो होलसेल और रिटेल दो टाइप के बिजनेस होते हैं। तो होलसेल, जो शॉपकीपर बल्क में सामान बेचता है उसे बोलते हैं होलसेलर, और जो शॉपकीपर बल्क में सामान नहीं बेचता है, जिससे आप एक साबुन, एक सर्फ, ऐसे एक एक सामान खरीद सकते हो ना, मतलब बल्क में नहीं खरीद रहे हो, बल्क में मतलब इकट्ठा सामान नहीं खरीद रहे हो, उसे बोलते हैं रिटेलर। तो जो होलसेलर होता है वो सिर्फ बल्क में सामान बेचता है, जबकि जो रिटेलर होता है वो अलग अलग सामान बेचता है, ठीक है। तो एक साबुन, एक सर्फ का पैकेट आपको होलसेलर नहीं देने वाला, होलसेलर क्या देगा आपको, एक पेटी सर्फ या एक पेटी साबुन, ठीक है। तो हमारे घर के आसपास जो शॉप नॉर्मली हम देखते हैं, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर या कस्टमर, हम क्या होते हैं, हम कौन सी शॉप से खरीदते हैं, रिटेल शॉप से। तो रिटेल बिजनेस का मतलब समझ गए आप, एक रिटेल शॉप वाली बिजनेस है ये, ठीक है। अब क्विक मार्ट उस बिजनेस का नाम है, उसने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया
फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30। तो जून 30 को क्वार्टर एंड हो रहा था। अब पहले सवाल ये आता है क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वार्टर का मतलब क्या हुआ। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 months इक्वल्स टू 1 क्वार्टर। तो 3 महीनों को क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। 3 महीनों का क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। तो मैं बोलती हूँ अगर जैन फेब मार्च 3 महीने तो एक क्वार्टर, फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 1 year इक्वल्स टू 4 क्वार्टर्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ये जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 4 क्वार्टर या 4 मंथ था। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में और मंथ एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 महीने, ठीक है। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, बोलो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है 31 मार्च तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक क्वार्टर कौन सा महीना होगा, एक क्वार्टर बताओ। तो मैं बोलती हूँ पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई और जून, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर। फिर जुलाई अगस्त सितंबर कौन सा क्वार्टर होगा, सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कौन सा क्वार्टर हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर। ये हमारा कौन सा क्वार्टर हो गया, थर्ड। और जैन फेब और मार्च हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वार्टर। अच्छा मैम ये क्यों बता रहे हो आप हमें, मैं बताती हूँ क्यों बता रही हूँ। देखो तो उन्होंने क्या बोला है, क्वार्टर एंड कब हो रहा है आपका, क्या बोला उन्होंने, देखो क्वार्टर एंड कब हो रहा है आपका, क्वार्टर एंडिंग 30th जून, जून 30 को आपका क्वार्टर एंड हो रहा है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 30 जून को कौन सा क्वार्टर एंड हो रहा होगा, तो हम बोल दो अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर है ये 30 जून को खत्म हो रहा होगा। यही वाला तो क्वार्टर खत्म हो रहा होगा ना, अप्रैल मई जून का। तो असल में हमें जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं वो अप्रैल मई और जून के महीने की दी गई है। कब की दी गई है, अप्रैल मई और जून की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हमें पता है हमें ट्रांजैक्शंस कब की दी गई है। अब क्या बोल रहा है वो, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, आपने 50, अच्छा पहले वो सब छोड़ो, बाकी ट्रांजैक्शंस है, क्या रिक्वायर्ड क्या है, आपको ढूंढना क्या है ये देखते हैं हम। तो रिक्वायर क्या है, हमें कैलकुलेट क्विक मार्ट्स प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट निकालना तो हम हर किसी को आता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आप जब अपने रेवेन्यू में से एक्स खर्चों को माइनस कर देते हो, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसीट वाली रेवेन्यू में से जब आप खर्चों को, एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल वाली या रेवेन्यू वाली, तो रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर की इनकम में से जब आप रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट निकालना है क्वार्टर एंडिंग 30th जून, तो 30 जून तक कितना प्रॉफिट हुआ है आपको ये निकालना है। तो आपको अकाउंटिंग पीरियड एक साल ना दे करके सिर्फ 3 महीनों का दिया है, ठीक है। बोला 1 अप्रैल से 30 जून तक का आपको ट्रांजेक्शन दिया है, आप इतनों का ही क्या निकालो, प्रॉफिट निकालो। यूजिंग बोथ द मेथड्स, आपको दोनों मेथड्स यूज करना है, कैश बेसिस भी और अक्रूवल बेसिस भी। तो एक काम करते हैं, पहले हम कैश बेसिस यूज कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, कैश बेसिस यूज। अब कैश बेसिस से प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता दो मुझे। तो कैश बेसिस से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो कैश बेसिस से मुझे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर पहले मुझे रेवेन्यू पता चल जाए कि इन 3 महीनों में रेवेन्यू कितना मिला है और मुझे ये पता चल जाए कि इन 3 महीनों में खर्चा कितना हुआ है, तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चों को माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कैश बेसिस से प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऐसा उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, किसमें, आपके पास फॉर्मूले में तो नहीं लिखा है, पर मैं बोल रही हूँ अगर हम कैश बेसिस से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो कैश में जो रेवेन्यू आई है सिर्फ वो रेवेन्यू लेंगे हम, और कैश में जो हमने खर्चा पेमेंट की है सिर्फ वो लेंगे, क्योंकि कैश बेसिस अभी अभी ये पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन, अब देखते हैं हम। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, आपने 50,000 के क्या कर लिए हैं, गुड्स बेच दिए हैं। 50,000 के गुड्स क्या कर लिए आपने, बेच दिए हैं, ठीक है। कस्टमर्स पेड कैश फॉर ₹40,000, तो
तो आपने गुड्स कितने के बेचे, 50,000 के, और कस्टमर ने आपको कैश कितना दिया, 40,000, ठीक है, 40,000, और द रिमेनिंग रुपीज 10,000 इज स्टिल ऑन अकाउंट। अब बचे हुए जो रुपीज 10,000 है ना, ये अभी भी क्या है, स्टिल ऑन अकाउंट। तो स्टिल ऑन अकाउंट मतलब होता है अभी भी ये क्रेडिट पे है। तो 10,000 के तो अभी भी उधार पे हैं, पर 40,000 आपको रिसीव हो चुके हैं। तो मुझे बताओ, अगर आपने गुड्स बेचे होंगे, सामान बेचा होगा, आपने क्या किया है, गुड्स बेचे हैं, कितने रुपए के, 50,000 के, तो मुझे बताओ 50,000 वैसे तो आपकी क्या होनी है, इनकम, क्योंकि अगर आप सामान बेचोगे तो कैश आएगा ना, तो कैश आ रहा है मतलब इनकम हो रही है आपको, तो इनकम हो रही है। लेकिन क्या आपको 50,000 इनकम मिली है, नहीं, सिर्फ कितने मिले हैं, 40,000। कैश बेसिस क्या बोलते हैं, क्या रिकॉर्ड करो, 40,000 मिले आपको ना, तो 40,000 ही रिकॉर्ड करो। अरे हमने तो 50,000 के गुड्स बेचे, कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश जितना रिसीव हुआ है उतना ही रिकॉर्ड करो। तो कैश कितना रिसीव हुआ है, 40,000, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ, तो रेवेन्यू, अब मैं लिख देती हूँ, रेवेन्यू कितनी हो गई हमारी, तो मैं बोल दूं, पहले हम रेवेन्यू निकालते हैं, फिर एक्सपेंसेस निकालते हैं, फिर माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू कितनी हो गई कैश बेसिस से मेरी, 40,000, ठीक है। अब प्लस 40,000 हो गई एक, तो अब परचेज रुपीज 30,000 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो आपने कितने की इन्वेंट्री खरीदी, 30,000 की, ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा आपने, ठीक है, तो आपने उधार पे 30,000 की इन्वेंट्री खरीदी, तो उधार पे खरीदी है, कैश में तो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब पेड सप्लायर्स, आपने सप्लायर को कितने पैसे दिए, 25,000 पैसे दिए आपने, स्टॉक के कितने दिए, 25,000, और क्या बोल रहा है आगे, ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से ना ₹5,000 वॉज फॉर इन्वेंट्री परचेज्ड इन प्रीवियस क्वार्टर। तो बोलना क्या चाह रहा है कि 5,000 जो रुपए थे ना वो प्रीवियस, पर एक मिनट, मैंने पेमेंट कितनी की, मैंने गुड्स खरीदे कितने के, 30,000 के, उधार पे थे, मैंने पेमेंट करी कितनी की, 25,000 की, कैश बेसिस क्या बोलता है, पेमेंट कितनी की करी, 25,000 की, बात खत्म। कैश बेसिस को अगर मगर से कोई लेना देना नहीं है, कैश मिला है, इनकम रिकॉर्ड करो, कैश पे किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। तो मेरा एक्सपेंस में कितने का रिकॉर्ड कर दूंगी, 25,000 का, कैश बेसिस का एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो रेवेन्यू तो वहां पे है, एक्सपेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो एक्सपेंसेस कितना हो गया, 25,000, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेड, ये हो चुके हैं हमारे, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फॉर द क्वार्टर टोटलिंग 8,000, तो 8,000 के आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी। अगर आप बिजनेस हो और बिजनेस ने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयज को क्या दी है, सैलरी दी है, तो मुझे बताओ बिजनेस के लिए ये सैलरी देना खर्चा है या इनकम है, ऑब्वियस सी बात है खर्चा है। तो आपने पे कितने की है, 8,000 की सैलरी दे चुके हो ना आप, कैश पे हो चुका है 8,000, कैश 8,000 पे हो चुका है, तो मेरा एक्सपेंस में क्या 8,000 और आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन पे वापस, फिर क्या बोल रहा है, इनकर्ड अ क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस, इस क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस इनकर किया है, इनकम मतलब खर्च किया, तो मतलब टैक्स जनरेट हो गया आपका, ठीक है, इसकी वजह से टैक्स देना आपको कितना, 2,000 रुपए, कितना टैक्स भरना आपको, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए टैक्स भरना है, विच इज ड्यू, तो ड्यू है मतलब भरना तो है, एंड विल बी पेड इन जुलाई, तो कब भरना है आपको, जुलाई में भरना है, तो ड्यू भी जुलाई में होगा, तो भरना आपको कब है, जुलाई में, तो आप जुलाई में ही भरोगे, जब भरना जुलाई में तो भरोगे भी जुलाई में। तो मुझे बस ये बताओ, ये खर्चा तो है 2,000 रुपए, क्या खर्चा तो है, टैक्स एक्सपेंस मतलब खर्चा है, टैक्स की लाइबिलिटी खर्चा है, लेकिन क्या ये खर्चा पे कर दिया आपने, हम कैश बेसिस से कर रहे हैं, पे नहीं किया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या आपने पे नहीं किया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं, तो मैं बोल दूं मेरे सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यूज हो चुके हैं कंप्लीट, तो मेरे सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यूज क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जरा हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट कैश बेसिस से। तो रेवेन्यू का टोटल तो है 40,000, तो मैं रेवेन्यू के नीचे लिख दूं 40,000 रेवेन्यू का टोटल है, ठीक है। और एक्सपेंसेस का टोटल कितना है मुझे बताना, एक्सपेंसेस का टोटल है 25,000 प्लस 8,000 करो, और बताओ मुझे रेवेन्यू का टोटल कितना है। तो रेवेन्यू का टोटल मैं बोल दूं 3,000 है, सॉरी एक्सपेंसेस का टोटल कितना है 33,000, कितना है 33,000, तो 25,000 प्लस 8,000 कितना हो गया आपका 33,000। तो मेरी टोटल रेवेन्यू 40,000 थी और मेरे टोटल खर्चे 33,000 थे, लेकिन सिर्फ कैसे वाले, कैश वाले, जो मैंने असल में कैश में मुझे रिसीव हुआ है और जितना कैश मैंने पे किया है। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया कैश बेसिस से, मुझे बस कैश बेसिस से प्रॉफिट बता दो। तो प्रॉफिट फ्रॉम कैश बेसिस कितना हो गया, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 40,000 माइनस 33,000, यानी कि 7,000 का प्रॉफिट हो गया है कैश बेसिस से। अब हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्या अपना रेवेन्यू बेसिस, अब हम क्या सॉल्व करते हैं, रेवेन्यू बेसिस, ठीक है। तो अब रेवेन्यू बेसिस को सॉल्व करते हैं, तो रेवेन्यू बेसिस क्या बोलेगा, रेवेन्यू बेसिस नहीं,
अक्रूअल बेसिस से सॉल्व करेंगे हम। किस बेसिस से? अक्रूअल बेसिस से। तो अक्रूअल बेसिस अब क्या बोलेगा? अक्रूअल बेसिस से हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का तो मैं बोल दूं फॉर्मूला तो सेम ही होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? मैं बोल दूं रेवेन्यू में से अगर हम खर्चों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, रेवेन्यू वाले से भी, रेवेन्यू बेसिस से भी। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब रेवेन्यू बेसिस से हम जरा ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन दोबारा से पढ़ो। सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000। आपने कितने गुड्स को बेच दिया है? 50,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। तो आपने मेहनत कितने गुड्स को बेचने की कर दी है? 50,000। मेहनत आपने 50,000 गुड्स को बेचने की कर दी है ना। अब आगे पढ़ो। कस्टमर ने आपको सिर्फ 40,000 दिए, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। 50,000 के मैंने गुड्स बेच दिया है ना, फर्म ने मेहनत कितनी की कर दी? 50,000 की। तो अगर आपने 50,000 के गुड्स बेच दिया है तो बदले में मैं बोल दूं आपने इनकम अक्रू कर ली है। तो कितने की इनकम अक्रू कर ली है? 50,000 की। तो 50,000 की इनकम अक्रू कर लिया, मैं बोल दूं रेवेन्यू अक्रू कर चुके आप। तो रेवेन्यू तो कितना लिख दूंगी मैं? रेवेन्यू तो कितना आ चुका है मेरा? 50,000। ठीक है, अक्रूअल बेसिस से। अब चलते हैं हम इस पे वापस। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं फिर? तो मुझे बाकी की लाइंस कोई मतलब की ही नहीं हुई। ठीक है, कि उधार पे इतना है, कैश में इतना मिला, इतना नहीं मिला। अक्रूअल बेसिस क्या बोलते हैं? आपने इनकम अक्रू कर लिए, रिकॉर्ड कर लो। क्या? इनकम अक्रू कर लिए, रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने अक्रू कर दिए थे 50,000, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब परचेज किया आपने क्या? 30,000 की इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो आपने इन्वेंट्री कितने की खरीदी है? तो इन्वेंट्री खरीदी आपने 30,000 की। कितने की इन्वेंट्री खरीदी है आपने? 30,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री आपने 30,000 की खरीदी है इस क्वार्टर में, तो 30,000 की इन्वेंट्री खरीदी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका जो खर्चा है ना, एक्सपेंस है, वो 30,000 लिख दो। एक्सपेंस तो आपका कितना हो गया? 30,000। अब आगे क्या बोल रहा है? अब आगे क्या बोल रहा है? तो आपको कितने की रिकॉर्ड करनी थी अपने एक्सपेंस को? 30,000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे आप। ठीक है, अब 30,000 के आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 25,000 जो इन्वेंट्री थी वो जो आपने पे किए हैं, 25,000 रुपए पे किया है। मैंने पे कितना किया मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोल रहा है 5,000। तो अब 25,000 से ही फर्क नहीं पड़ता, तो इस 25,000 के अंदर जो ये 5,000 है मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अक्रूअल बेसिस ने क्या बोला? आपने आपने खर्चा इनकर कर लिया, रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने खर्चा इनकर कर लिया, 30,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा, तो मेरा खर्चा 30,000 का इनकर हो गया ना, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अक्रूवल बेसिस है। अब नेक्स्ट पढ़ो, इनकर्ड अ क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस। आपने जो टैक्स का एक्सपेंस है वो इनकर कर लिया। कितने का इनकर कर लिया? 2,000 का। तो मुझे बताओ, आपने खर्चा इनकर कर लिया ना, खर्चा इनकर कर लिया, तो बताओ एक्सपेंस में मैं 2,000 और प्लस कर दूंगी क्योंकि मैंने खर्चा क्या कर लिया है? इनकर कर लिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फिर रिक्वायर्ड। अब बस क्वेश्चन खत्म हमारा। तो आपने क्या कर लिया है? खर्चा इनकर कर लिया है। ठीक है, अच्छा कुछ लाइन मिस करी हमने शायद, ये वाली लाइन मिस हो गई। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज फॉर द क्वार्टर। तो आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है, इसी क्वार्टर की सैलरी पे की है, तो इसी क्वार्टर का खर्चा था, मतलब आप खर्चा इनकर कर चुके हो। आपने कितने की सैलरी दी है? 8,000 की। तो मैं बोल दो ये भी आपका क्या है? एक्सपेंस है। ये भी आपका क्या है? एक्सपेंस है। तो अब मुझे बताओ एक्सपेंसेस का टोटल बता दो मुझे। एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है आपका? तो 30,000 प्लस 2,000, तो पहले 8,000 और 2,000 10,000 प्लस 30,000 में बोल दो 40,000 आ गया टोटल। तो अब मुझे आप लोग बस क्या करो, बता दो प्रॉफिट अक्रूअल बेसिस से प्रॉफिट बता दो। तो अक्रूअल बेसिस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो मेरे रेवेन्यू का टोटल कितना है? 50,000 और मेरे एक्सपेंसेस का टोटल कितना है? माइनस 40,000। तो मुझे बताओ मेरे अक्रूअल बेसिस से कितना प्रॉफिट आया है? रुपीज 10,000 प्रॉफिट आया है। मेरे अक्रूअल बेसिस से कितना प्रॉफिट आ गया? रुपीज 10,000। जबकि मेरा कैश बेसिस से प्रॉफिट कितना आया था? कैश बेसिस से मेरा प्रॉफिट आया था 7,000 और जबकि मेरा अक्रूअल बेसिस से प्रॉफिट आया 10,000। ठीक है, तो देखो वैसे ना हमेशा जो अक्रूअल बेसिस है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट देता है। तो इस साल का जो आपका प्रॉफिट हुआ ना वो 10,000 ही हुआ है। और जो ये प्रॉफिट आपको 7,000 दिख रहा है ना, वो बताओ क्यों दिख रहा है 7,000? क्योंकि पिछले बार का खर्चा भी आपने उसमें से माइनस कर दिया था। खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बोल रही हूँ जो अक्रूअल बेसिस है, आपको जो अमाउंट अक्रूअल बेसिस से निकालते हो ना आप, वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, वो सही अमाउंट होती है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा और आपको अक्रूअल बेसिस, आई होप आपको अक्रूअल बेसिस भी समझ आ गया होगा और कैश बेसिस भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे बताइए अगर आपका आंसर सही आ रहा है नहीं। तो कैश बेसिस से मैं अगर आंसर बताती हूँ आपको, मैं आंसर्स बता देती हूँ आपको, सॉल्व तो आपने ही करना है। तो कैश बेसिस से इसका जो आंसर है वो आपका आना चाहिए
कैश बेसिस से 7,400, कितना आना चाहिए 7,400 का प्रॉफिट। और अक्रूवल बेसिस से तो ABCD मैं लिख रही हूँ, एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। और अक्रूवल बेसिस से आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है इसमें, तो इसका प्रॉफिट आ रहा है आपका अक्रूवल बेसिस से ₹7,825, ठीक है, ये अक्रूवल बेसिस से आ रहा है, ये कैश बेसिस से। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करो और देखो आपको आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है ना आपको, तो आप दोबारा से वीडियो देखो, दोबारा से समझो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। जितनी खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर कंसेप्ट बनेंगे आपके। और ये है क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसका भी आंसर बता रही हूँ पहले, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर कैश बेसिस से आप इसका प्रॉफिट निकालोगे ना, तो कैश बेसिस से इसका प्रॉफिट आना चाहिए आपका ₹9,200, कितना आना चाहिए ₹9,200। और अगर आप अक्रूवल बेसिस से इसका प्रॉफिट निकालोगे तो वो आना चाहिए, अक्रूवल बेसिस से आपका प्रॉफिट आना चाहिए ₹5,180, ठीक है। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, आंसर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, दोबारा से लेक्चर देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आता, ये आंसर सही नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज का जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ पूरा चैप्टर ही हमारा क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगी। थैंक यू।